Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntazir. Today we are going to start the fifth lecture of locomotion and movement. I hope कि जो भी lectures मैंने यहाँ तक दे दिए ना वो आपने अच्छे से देखे होंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पे आ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि हर कोई लेक्चर इंटररिलेटेड है, इसलिए हर वीडियो में कहता हूं मैं कि प्लीज पहले वीडियो आप देखिए जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, उसके बाद ही आप नेक्स्ट पे आ जाइए, ठीक है। तो चलिए, ये फिफ्थ लेक्चर होने वाला है लोकोमोशन मूवमेंट का, और दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको ये फील हो जाएगा कि अब दूसरी बार हमें ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बेटा, आप लिखेंगे जॉइंट्स। क्या लिखेंगे बेटा? जॉइंट्स लिखेंगे। जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स। जॉइंट्स क्या होते हैं? ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होते हैं बिटवीन द बोन्स, ठीक है बेटा। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बोन्स, ठीक है। एक सेकंड में बोन्स लाता हूं यहां से। ठीक है बेटा, अगर हम जॉइंट की बात करेंगे, जॉइंट्स क्या होती है? इट्स अ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बोन्स। दीज आर टू बोन्स, इट्स अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो यहां पे है ना, दिस अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू बोन्स कॉल्ड द जॉइंट, ठीक है। और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस, बोन्स एंड कार्टिलेजेस के दरमियान भी जो जॉइंट, जो बोन्स एंड कार्टिलेज के दरमियान भी जो अटैचमेंट पॉइंट होता है उसको हम जॉइंट कह सकते हैं। तो जॉइंट्स और points of contact between bones or between bones and cartilage, ठीक है। Force generated by muscles is used to carry out movement। वो फोर्स जो जनरेट करती है मसल्स, वो फोर्स इज यूजफुल, या वो फोर्स जो है वो यूज होता है टू कैरी आउट द मूवमेंट। जो मसल्स यहां पे जनरेट करेंगे ना फोर्स, उस फोर्स की वजह से मूवमेंट हो जाती है थ्रू जॉइंट्स की वजह से तो हो जाती है। बट फोर्स कौन जनरेट करता है बेटा? सर, फोर्स जनरेट करते हैं हमारी मसल्स, यूज टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स, वेयर जॉइंट जो है ना ये एक्ट करते हैं एज फलक्रम, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि हमारी जॉइंट जो है ना ये एक्ट करते हैं एज फलक्रम, के फोर्स जनरेट करते हैं मसल्स, ठीक है। फोर्स जनरेट करते हैं मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट। ये यूज होते हैं टू कैरी आउट द मूवमेंट थ्रू द जॉइंट्स, वेयर जॉइंट जो है ये एक्ट करते हैं एज द फलक्रम। देखिए, ये फलक्रम है, ये जॉइंट है, ठीक है बेटा। यहां पे मसल है, ठीक है, यहां पे बोन है, तो यहां पे अगर एफर्ट में डालूंगा ना, वेट डालूंगा ना, तो ये ऊपर उठेगी। इसी को हम फलक्रम कहते हैं, ठीक है। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए बेटा, और ये दो पॉइंट्स आप लिखेंगे जॉइंट्स में, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आप लिखेंगे जॉइंट्स में, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे, अब हम जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, देखिए बेटा, अगर हम देखेंगे फाइब्रस जॉइंट होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स: फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट और फाइब्रस जॉइंट्स। Fibrous joints. There are three main types of the joints. Number one is the fibrous joint, cartilaginous joint, and fibrous joint, cartilaginous joint, and synovial joint. Sorry for this, ठीक है बेटा। synovial joint, साइनोवियल जॉइंट। अगर हम फाइब्रस जॉइंट की बात करेंगे ना, ये इमूवेबल जॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? इमूवेबल जॉइंट होते हैं। मैंने एक दफा आपको एग्जांपल दी पिछले लेक्चर में कि वो कौन से जॉइंट है जो इमूवेबल है। मैंने बोला पहले जो क्रेनियम है ना, क्रेनियल बोन्स है ना, ये आपस में जॉइंट से क्या होते हैं? आपस में जॉइंट से बंद हो जाते हैं, ठीक है बेटा। जॉइंट से कनेक्ट हो जाते हैं, उन जॉइंट्स को हम फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। वो इमूवेबल जॉइंट्स है। एग्जांपल हम लेंगे यहां से, जॉइंट्स बिटवीन स्कल, इसको मैंने सूचर्स बोला था, ठीक है। जॉइंट्स बिटवीन स्कल,
जॉइंट्स बिटवीन सिकल, सिकल के दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं ना, उन जॉइंट्स को हम बेटा फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं उनको। ठीक है बेटा, उनको हम फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। जो फाइब्रस जॉइंट्स है ना, ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो जॉइंट्स बिटवीन द सिकल वो क्या होते हैं सर? फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल, वो ये कभी भी मूव नहीं करते हैं। अगर हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात करेंगे ना, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स ये सेमी मूवेबल होते हैं। क्या होते हैं? सेमी मूवेबल, ये आधे मूव हो जाते हैं, मूवेबल। दिस आर द सेमी मूवेबल जॉइंट्स। एग्जांपल अगर हम लेंगे बेटा, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो पिछले लेक्चर में मैंने बोला, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो पेल्विक गिrdle बनाता है, सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस के दरमियान क्या कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। और यहां पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दरमियान क्या होते हैं? कौन से जॉइंट होते हैं सर? वो सेमी मूवेबल जॉइंट होते हैं। उन सेमी मूवेबल जॉइंट्स को हम कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो सेमी मूवेबल होते हैं। एग्जांपल प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, इसको आप डिस्क बोलते हो, ठीक है। वो दो कॉलम में होते हैं, जो दो वर्टिब्रा के दरमियान एक डिस्क होती है, इसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ये जो वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना, उसके दरमियान ये कार्टिलेजिनस जॉइंट, सेमी मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। नंबर 3 इज अ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है बेटा, साइनोवियल जॉइंट किन जॉइंट्स को हम कहेंगे सर? मूवेबल जॉइंट्स को, मूवेबल जॉइंट्स को हम साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं बेटा। मूवेबल जो जॉइंट मूव हो जाती है, यहां पे जॉइंट मूव होता है, ठीक है बेटा, यहां पे जॉइंट मूव हो जाता है, फेलेंजेस के दरमियान जॉइंट मूव हो जाता है, इनको हम साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। पहले मैंने बोला कि जॉइंट्स क्या होते हैं सर? यहां पे दो बोन्स के दरमियान जो कांटेक्ट होता है वो जॉइंट होता है, या मसल्स और कार्टिलेज के दरमियान जो इनको बंद रखता है, उनको, उसको भी हम जॉइंट कहते हैं। जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं ना, ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। एग्जांपल जॉइंट्स बिटवीन द सिकल, ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट वो जॉइंट जो सेमी मूवेबल होते हैं। एग्जांपल प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। एंड साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट्स होते हैं जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जो मूव करते हैं, मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, मूवेबल जॉइंट्स, ठीक। अब हम पढ़ेंगे साइनोवियल जॉइंट। जो एनसीईआरटी पे मेंशन है उतना ही पढ़ेंगे, उससे बाहर हम नहीं जाएंगे। उतना ही पढ़ना है जितना एनसीईआरटी पे है। बट कभी कभी एक उस्ताद को निकलना पड़ता है, तो 5% तो निकलना पड़ता है बाहर, क्योंकि कंसेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे तो कोई, यहाँ पे क्वेश्चन तो कभी बना ही नहीं है 2011 से। अगर हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसके बाहर एनसीईआरटी के बाहर नहीं बना है, तो क्या मजबूरी है बाहर जाने की? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट कौन जॉइंट होते हैं सर? ये मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? मूवेबल जॉइंट्स। चलिए आगे, अब हम पढ़ेंगे साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है बेटा। कैरेक्टराइज्ड by presence of fluid filled synovial cavity. Presence of fluid filled synovial cavity between the articulating surface of two bones. Between the articulating surfaces of the two bones. Surfaces of the two bones. सर साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं? वो जॉइंट्स जो मूवेबल जॉइंट्स हो, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड, हम साइनोवियल जॉइंट की बात करेंगे ना बेटा, तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इन साइनोवियल जॉइंट्स में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स। दो बोन्स का आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो होती है ना, उसमें प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, ठीक है बेटा। प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये जॉइंट जो होते हैं ना, जो
मूव करता है, इसको हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। क्या कहते हैं बेटा? साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। अब देखेंगे कहां कहां पे ये प्रेजेंट होता है। नंबर 1 हम देखेंगे साइनोवियल, दैट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बेटा, ठीक है बेटा। शोल्डर एंड हिप जॉइंट जो मैंने समझाया आपको, ठीक है। शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स, शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स के दरमियान क्या होता है सर? बॉल एंड सॉकेट। हम क्या करते हैं? इसे बॉल करते हैं, तो ऐसे भी याद रख सकती है आप, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक तो हिप जॉइंट से, जो हिप जॉइंट्स में यहाँ पे इनके दरमियान प्रेजेंट होते हैं, और शोल्डर के जॉइंट्स में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमें ऊपर लिखेंगे, ठीक। नंबर 1 इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसके दरमियान होते हैं सर शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ना, ये शोल्डर एंड हिप जॉइंट के दरमियान ये प्रेजेंट होता है। नंबर 2 इज द हिंज जॉइंट, कब्जा, ठीक है, जिसे दरवाजे को लगा होता है। हिंज जॉइंट जो एक ही तरफ क्या होता है? मुंह होता है, हिंज जॉइंट। एल्बो, नी, एंकल बिटवीन phalanges, एल्बो, नी, एंकल बिटवीन phalanges, बिटवीन phalanges। देखो एल्बो, एल्बो के दरमियान, ठीक है। एल्बो, नी, ठीक है बेटा, नी, एल्बो, नी, एंकल, ठीक। एल्बो, नी, एंकल, phalanges के दरमियान, ठीक है। phalanges के दरमियान जो जॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है। कब्जा, हिंज जॉइंट, ठीक है बेटा। एंड नंबर 3 टाइप है, दैट इज पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। पहले ही मैंने बोला, ठीक है, पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस एंड एक्सिस। एटलस एंड एक्सिस के दरमियान कौन सा जॉइंट है सर? पाइवोट जॉइंट है। नंबर 4 ग्लाइडिंग जॉइंट, कार्पल्स टार्सल्स, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट किसके दरमियान होता है? कार्पल्स एंड टार्सल्स। यहाँ पे कार्पल्स, ठीक है, और टार्सल्स के दरमियान कौन सी जॉइंट है? ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इनको हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। कोंडालाइड, कोंडालाइड जॉइंट, कोंडालाइड जॉइंट किसके दरमियान होता है बेटा? बिटवीन सिकल एंड एटलस, सिकल एंड एटलस के दरमियान कौन सा जॉइंट होता है सर? सिकल एंड एटलस के दरमियान कोंडालाइड जॉइंट होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आप 7th लिखेंगे, दैट इज सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट बेटा, सैडल जॉइंट ये बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो बेटा देखिए यहां पे मैं जॉइंट्स की बात कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन में जॉइंट्स की। नंबर 1 इज द फाइबर जॉइंट, वो जॉइंट्स जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं बिटवीन द सिकल, सिकल के बोन्स में, ठीक है। उसके बाद कार्टिलेज जॉइंट जो सेमी मूवेबल, मैंने बोला प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंटरवर्टिबल डिस्क। एंड नंबर 3 इज द पाइवोट जॉइंट्स, ठीक है। नॉट पाइवोट जॉइंट्स नंबर 3 और द साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट्स होते हैं जो मूवेबल होते हैं, ठीक है। इसमें पहले मैंने बोला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एल्बो एंड हिप जॉइंट, ठीक है। हिंज जॉइंट कब्जा, ठीक है। शोल्डर एंड हिप जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। हिंज जॉइंट जो है ना, एल्बो, नी, एंकल बिटवीन द phalanges, ये होता है हिंज जॉइंट, ठीक है। पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड टार्सल, ठीक है। कोंडालाइड जॉइंट बिटवीन सिकल एंड एटलस, एंड सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। आई होप कि यहां तक आपने जॉइंट्स समझे होंगे। और हम डायरेक्टली अब जाएंगे किस पे सर? लास्ट में तो यहां पे दिख रही है डिसऑर्डर्स, आप डिसऑर्डर्स लिखेंगे यहां पे, ठीक है। अब यहां पे हम डिसऑर्डर्स देखेंगे,
ठीक है, डिसऑर्डर्स देखेंगे और उसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा बेटा। ठीक है, उसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। डिसऑर्डर्स ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, डिसऑर्डर्स। सबसे पहला डिसऑर्डर आप लिखेंगे जो एनसाइड में मेंशन है, टेटनी, TATANY, टेटनी। टेटनी में आप पहले लिखेंगे इन दिस डिजीज रैपिड स्पास्म्स, इन दिस डिजीज रैपिड स्पास्म्स, यानी वाइल्ड कंट्रैक्शंस, यानी वाइल्ड कंट्रैक्शंस इन मसल ऑकर, इन मसल ऑकर ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। ठीक है, बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड में बेटे कैल्शियम जब कम हो जाएगा ना, ड्यू टू द लो कंसंट्रेशन या ड्यू टू द लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड, जब बॉडी फ्लूइड में लो क्या हो जाएगा, कैल्शियम की जब कैल्शियम कम हो जाएगा बॉडी फ्लूइड में, उसकी वजह से रैपिड स्पास्म्स, वाइल्ड कंट्रैक्शंस यहां पे क्या हो जाएगी, मसल्स की वाइल्ड कंट्रैक्शंस हो जाएगी और उसको हम कहते हैं, उस डिजीज को हम कहते हैं टेटनी। तो कैल्शियम अगर कम हो गया उसकी वजह से रैपिड स्पास्म्स, वाइल्ड कंट्रैक्शंस हो जाएगी, उसको हम कहते हैं टेटनी। क्या कहते हैं बेटा, टेटनी कहते हैं, टेकनी नहीं टेटनी कहते हैं, टेटनी कहते हैं। सेकंड आप लिखेंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में पहले आप लिखेंगे बेटा, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ mutated gene on the X chromosome, which are unable to produce dystrophin protein। क्या, dystrophin protein in skeletal muscle, ठीक है बेटा। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रोफिन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ dystrophin, calcium is not released from muscle cell, and therefore contraction doesn't take place। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये क्या होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी? देखिए बेटा, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट होता है जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को रिलीज नहीं करता है, जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं करता है, और उसकी वजह से, उस डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम जो है ना ये रिलीज नहीं होता है इस मसल से। मैंने पहले ही बोला
कैल्शियम निकलने का, अगर कैल्शियम नहीं निकलेगा ना तो कभी भी क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा, कभी भी कंट्रैक्शन नहीं हो जाएगी। तो यही यहां पे कंसेप्ट लगाइए कि इस डेफिशिएंसी, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कैल्शियम रिलीज नहीं होता है मस्कुलर सेल से। देयरफॉर जब कैल्शियम रिलीज नहीं हो जाएगा, इट मींस दैट कि जो एक्टिन का जो एक्टिव साइट है उस पर मासिक रहेगी, मासिक ऊपर नहीं उठेगी, तो कंट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल एंड कंट्रैक्शन डजंट टेक्स प्लेस। तो मैं बात कर रहा हूं मस्कुलर डिस्ट्रोफी की। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होता है? कंट्रैक्शन नहीं हो जाती है। क्यों सर? क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम पे म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन से प्रोड्यूस नहीं कर पाता, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। उस डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है? कैल्शियम हमारी मसल सेल से रिलीज नहीं हो जाता है एंड देयरफॉर कंट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, कंट्रैक्शन नहीं हो जाती है। इसको हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मस्कुलर डिस्ट्रोफी। थोड़ी कम एनर्जी आपको लगती होगी क्योंकि अभी मैंने 4 घंटे के 2-2 लेक्चर मैंने बनाए, ठीक है, 2-2 घंटे के लेक्चर बनाए, 4 घंटे हो गए वो, ठीक है। अभी ये 5वां घंटा चल रहा है, ठीक है। और पानी भी मैंने अभी तक नहीं पिया क्योंकि जो मैं लिखता हूं ना कॉपी, मुझे ये करना है, मुझे वो तब तक मैं बैठूंगा नहीं जब तक वो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ी एनर्जी आपको कम लगती होगी, इसके साथ आप मैनेज कर लेना। बट मैं तो कंटेंट बराबर दे रहा हूं आपको, ठीक है बेटा। तो इसमें आप खुद फिर ये देखेंगे, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक। Number 3 is orchids. Number 3rd disorder is orchids. ARTHRITS. orchids में आप लिखेंगे बेटा aching joints. क्या? ACHING, aching joints. Refers to inflammation of joints and is common disease in old age. Refers to inflammation of joints and is common disease in old age and is कॉमन डिजीज इन ओल्ड एज। जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ना जॉइंट्स की, उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं और ये ओल्ड एज में कॉमन डिजीज है, ठीक है बेटा। सिम्टम्स आप लिखेंगे, सिम्टम्स आप लिखेंगे। नंबर 1 सिम्टम, पेन एंड स्टिफनेस इन द जॉइंट्स। पेन हो जाती है बूढ़े लोगों को, ठीक है, पेन एंड स्टिफनेस in joints, pain and stiffness in joints, ठीक है बेटा। तो मैं बात कर रहा हूं आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस बोले तो एकिंग जॉइंट्स। ये रेफर करता है कि जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ना जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन ये ओल्ड पर्सन्स में ज्यादा हो जाती है, ओल्ड एज में ज्यादा हो जाती है और उसकी वजह से पेन एंड स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट्स में, उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। ऑन द बेस ऑफ द कॉजेटिव एजेंट्स के बेस पे देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ आर्थराइटिस। ऑन द बेसिस ऑफ causative agents, ठीक है बेटा, on the basis of causative agents there are 2 types of arthritis. There are 2 types of arthritis. आर्थराइटिस के 2 टाइप्स है बेटा। नंबर 1 इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, RHEUMA, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। और दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है सर? इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स।
उसकी वजह से स्टिफनेस हो जाती है, ज्यादा ओल्ड पर्सन में हो जाती है और पेन हो जाती है, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ द कॉजेटिव देयर आर टू टाइप्स ऑफ द आर्थराइटिस। नंबर 1 इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड नंबर 2 इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है बेटा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करेंगे, यहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है साइनोवियल जॉइंट की, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स हो गए मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसमें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। एक्सट्रीमली पेनफुल मूवमेंट हो जाती है, एक्सट्रीमली पेनफुल मूवमेंट हो जाती है, पेनफुल मूवमेंट्स हो जाती है, ठीक है, एक्सट्रीमली पेनफुल मूवमेंट विच फाइनली लीड टू क्रिपलिंग, which finally lead to crippling and deformities of the joints and deformities of joints, ठीक है बेटा। अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करेंगे, इस इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। एक्सट्रीमली पेनफुल मूवमेंट्स हो जाती है, फाइनली क्रिपलिंग हो जाती है, डिफॉर्मिलिटीज हो जाएगी जॉइंट्स में। अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करेंगे, ये डिजेनरेटिव चेंज हो जाती है कार्टिलेज ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। यहां पे क्या हो जाता है, डिजेनरेटिव चेंज इन कार्टिलेजेस ऑफ जॉइंट्स, degenerative change in cartilages of joints, डिजेनरेट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे डिजेनरेट हो जाती है कार्टिलेजेस की, कि जब आज बूढ़े लोग जाते हैं ना किसी डॉक्टर के पास, तो वो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है, तो वो उनको बोलता है कि कश्मीर में हम बोलते हैं, वो बोलता है उसको कि चशी पलेट गलियम चशी वाशले गलियम से क्वेश्चन बेहतर, ठीक है। वो यही होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, जनरेटिव चेंज आ जाएगी कार्टिलेजेस में, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। जॉइंट्स बिकम स्टिफ एंड हार्ड, सो जॉइंट्स बिकम सॉफ्ट एंड हार्ड, बिकम सॉफ्ट नहीं, बिकम स्टिफ and hard, stiff and hard, and finally and leads to pain हो जाती है इनको, and leads to pain and immovable joints, and फिर ये मूव भी नहीं कर पाते हैं बेचारे, ठीक है। immovable joints क्या कर सकते हैं, हर किसी को उस एज में पहुंचना है, ठीक है बेटा। तो मैं बात कर रहा था आर्थराइटिस जो है, इट रेफर्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी, उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। ऑन द बेस ऑफ द कॉजेटिव एजेंट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ द आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करेंगे, जब साइनोवियल जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ना, उसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहेंगे। एक्सट्रीमली पेनफुल मूवमेंट्स हो जाती है, फाइनली लीड टू द क्रिपलिंग एंड डिफॉर्मिलिटीज इन द जॉइंट्स। अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करेंगे, डिजेनरेटिव चेंज हो जाती है, कार्टिलेज डिजेनरेट शुरू होने जा रही है, ठीक है, और जॉइंट्स बिकम स्टिफ और हार्ड एंड लीड्स टू पेन और इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। और ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये क्या, आर्थराइटिस, ठीक है बेटा, आर्थराइटिस। अब आप बेटा लास्ट वाला लिखेंगे, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस लिखिए, ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड बोन डिजीज इन एज रिलेटेड बोन डिजीज इन adults, especially in old age, especially in old, ये एज रिलेटेड डिजीज है, स्पेशली इन ओल्ड एज। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द बोन्स, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय decrease in bone density, ठीक है,
bone density due to loss of calcium and phosphorus. Due to loss of calcium and phosphorus. Due to loss of calcium and phosphorus from bones. Due to decreased osteoblastic activity in the bone. Due to decreased osteoblastic activity in the bone. In the bones. तो बेटा देखिए ये जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है ना, एज रिलेटेड डिसीज है इन एडल्ट्स स्पेशली इन ओल्ड एज, कैरेक्टराइज्ड बाय बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है बिकॉज कैल्शियम का लॉस और फास्फोरस का लॉस बोन में कम होता है, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो इंसान बूढ़ा हो जाता है ना वो कम हो जाती है, उसकी वजह से बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम का लॉस होता है, फास्फोरस का लॉस होता है, और उस डिजीज को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ना, देखिए यहां से कहां कुछ नहीं, कॉजेस ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? सर एज रिलेटेड डिजीज है एडल्ट्स में स्पेशली इन ओल्ड एज, कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज हो जाती है बोन की डेंसिटी ड्यू टू द लो कैल्शियम इन द बॉडी एंड फास्फोरस फ्रॉम द बोन्स, क्योंकि बोन्स में क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बेटा डिक्रीज हो जाएगी। तो कॉज हम देखेंगे इसके। ठीक है, अब हम कॉज देखेंगे इसके। कॉजेस, नंबर 1 कॉज इज द माल न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन कम मिल गई किसकी, फास्फोरस और कैल्शियम की, माल न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी इन द फूड, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी इन फूड। अगर विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन आफ्टर द मेनोपॉज। Deficiency of estrogen after the menopause. After the menopause is the most common cause. Is the most common cause. Is the most common cause. So most common cause अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की देखेंगे ना बेटा, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी। जब कि एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी कब होती है, मेनोपॉज पे। किस पे? जब मेनोपॉज या 45 to 50 देर तक एक माह पहुंचते ना तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है और एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। उसकी वजह से क्या क्या होता है, बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कैल्शियम की लेवल डिक्रीज हो जाएगी और फास्फोरस की वजह से, और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाएगी और उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो अपनी माओं की कदर किया करें, क्योंकि माँ 50-60 साल तक हमें खिलाती है, उसके बाद जब हम बनते हैं तो हम उसको फिर धक्का देते हैं। ठीक है बेटा, तो हर कोई जो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा ना कि किताब जो है ना, किताब एक नसीहत का एक गढ़ होता है कि नसीहत देता है इंसान को। किताब पढ़ने के बाद भी अगर आप जाहिर रहते हैं ना ध्यान, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम के लिए बस नहीं होता है, इंसानियत भी सीखनी होती है। ठीक है बेटा, तो आप बूढ़े लोगों को भी बहुत इज्जत किया करें। आप देखिए कि मोस्ट डिसऑर्डर जो है ना रिलेटेड टू द बोन या बाकी वो बूढ़े लोगों के हो जाते हैं। तो बूढ़े लोग ये जो कभी कभी वो खतरनाक भी होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं सो दैट कि इंसान को बर्दाश्त नहीं हो जाता है, बट एट दैट टाइम आपको सब्र करना है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे भी इस एज में पहुंचना है बेटा। ठीक है बेटा, ये था डिसऑर्डर्स। नंबर 1 टेटनी। टेटनी में डिजीज है कि रैपिड स्पज्म, वाइल्ड कंट्रैक्शंस हो जाएगी बॉडी में ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सर, प्रेजेंस ऑफ द म्यूटेटेड जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से कैल्शियम नहीं प्रोड्यूस हो गया, रिलीज हो गया और मसल कंट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद आर्थराइटिस मैंने बोला, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी जॉइंट्स की। ठीक है बेटा,
जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी एंड इज कॉमन डिजीज इन द ओल्ड एज। नंबर 2 मैंने बोला कॉजेटिव एजेंट्स के बेस पे दो टाइप्स के होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोले तो इन्फ्लेमेशन इन द साइनोवियल मेम्ब्रेन, एंड अगर हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजनरेटिव कॉज इन द कार्टिलेजेस। उसके बाद मैंने बोला बेटा दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड डिजीज है, एडल्ट स्पेशली ओल्ड में हो जाती है, ठीक है। इट इज कैरिज डेंसिटी कम हो जाएगी, बोन की डेंसिटी, क्योंकि कैल्शियम की लेवल कम हो जाएगी, और बेटा यहाँ पे फास्फोरस की लेवल कम हो जाएगी बोन में, बिकॉज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। एंड कॉज इज माल न्यूट्रिशन। नंबर 2 इज द मेनोपॉज पे एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, और एट दैट टाइम ऑस्टियोपोरोसिस का मेन कॉज वो होता है, ठीक है। दिस इज द ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस। एक सेकंड, एक लास्ट डिसऑर्डर पढ़ेंगे और इसी के साथ इस चैप्टर को हम इख्तिताम करेंगे, ठीक है बेटा। माइस्थीनिया ग्रेविस। लास्ट वाला डिसऑर्डर आप लिखेंगे माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। autoimmune disorder affecting neuromuscular junction, affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening of muscle or paralysis. Leading to fatigue, weakening of muscle or paralysis. तो यहाँ पे माइस्थीनिया ग्रेविस ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना, ये क्या करता है, ये इफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो मैंने मसल कंट्रैक्शन में पढ़ा है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इफेक्ट करता है, और उसकी वजह से फैटिग या वीकनिंग या पैरालिसिस हो जाती है मसल की, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हमने डिसऑर्डर्स, यहाँ तक हमने जॉइंट्स, एवरीथिंग पहले से देखे कि बेसिक हमने पढ़ा था, लोकोमोशन मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मसल बेस्ड ऑन द लोकेशन, एवरीथिंग। उसके बाद स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, उसके बाद हमने बेटा पढ़ा दैट इज अ स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। उसमें 206 हड्डियां वहां यहाँ पे हमने याद किए। उसके बाद हम आगे जॉइंट्स पे, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन जॉइंट्स के बाद हमने जॉइंट्स देखे, ठीक है, कहाँ पे कौन जॉइंट होता है। उसके बाद हमने डिसऑर्डर्स पढ़े। आई होप कि ये जो मैंने एक अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया ना, आई होप कि ऐसे ही आप भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं छूटेगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक यू सो मच।